हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम पूरा कोर्स तैयार करेंगे कि किस तरह से आप अपने माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल को एज रिवर्सल के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि कुछ एक न्यूट्रिएंट खाकर हम लंबी उम्र को जी सकते हैं या फिर कुछ एक केमिकल्स को चेहरे पर थोप कर हम यंग हो सकते हैं, तो वो ये वीडियो ना देखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी एज रिवर्सल को इनसाइड आउट करें तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ ऑथेंटिक चीज़ों को लर्न करने के बाद इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया है। अगर हम ये माने कि हमारी बॉडी कैसे स्वस्थ रहती है तो हमें बॉडी के बारे में जानना होगा। चूँकि आज हम एज रिवर्सल की बात कर रहे हैं, उम्र को कैसे रिवर्स करें। अगर समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, समय पर हो रहे हैं, ग्रेसफुली हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज की लंबाई को तय करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये आप हैं, ये आप हैं और मान लेते हैं ये आपकी पूरी उम्र है। 100 साल है, 110 साल है, इतनी तो होनी भी चाहिए आपकी उम्र, क्योंकि 120 साल आदमी की उम्र बताई गई है। 80 साल की उम्र में हमें वो पता होना चाहिए, उस तरह की शरीर होना चाहिए जैसे हमारे 60 साल का है। लेकिन भाई बात बिगड़ जाती है। मुझे तो 31 साल की उम्र में ही सारी बीमारियां आ गई थी, ठीक है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी, बालों का गिरना, डिप्रेशन, ठीक है ना। इसलिए कि वो नॉलेज हमें दी भी नहीं गई, मुझे पढ़ा दिया गया, न्यूटन के लॉ पढ़ा दिए गए जिनका कभी प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो मेरा तो इतना था। अभी मेरा एक साथी था 12th क्लास में, 12th में मैंने बायोलॉजी ली थी, फिर मैं छोड़कर मैथ्स में आ गया था। मेरा एक फ्रेंड बायोलॉजी करता रहा, उसने पता नहीं कितने मेंढक काटे होंगे, कितने उसने पाप करे होंगे उस लेबोरेटरी में। पाप तो नहीं लग रहे थे कि भाई ये इन चीज़ों से ये पता नहीं कितना बड़ा भला करेगा। उसके बाद वो क्या बना पता है आपको? पोस्ट ऑफिस में एक असिस्टेंट। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये आदमी क्या ये पढ़ रहा था और ये क्या बना। ये MSc करने के बाद हुआ, समझने की कोशिश। और हाँ, वो पोस्ट ऑफिस में बनने के बाद भी उसे नई एजुकेशन लेनी पड़ी। वो मैथमेटिक्स अलग पढ़ना पड़ा, जीके अलग पढ़नी पड़ी, रीजनिंग अलग पढ़नी पड़ी, ठीक है ना, ग्रामर दोबारा लर्न करनी पड़ी जो 8वीं क्लास में छोड़ गए थे। तो हम बेसिकली करते कुछ और हैं, रहता कुछ और है माहौल ज़िंदगी में। ये आपकी लाइफ है, मान लेते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड हैं, लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन है इसको हम पूरी एक तरह से कहेंगे ये आपका लाइफ स्पैन है। इज दैट राइट? इस लाइफ स्पैन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका हेल्थ स्पैन और एक है आपका डिजीज स्पैन। यानी कि ये वो स्पैन, यानी कि वो टाइम है जिसमें आप हेल्दी हैं। ये डिजीज स्पैन वो स्पैन है जिसमें आप अनहेल्दी हैं। मान लेते हैं ये एक पार्ट आ गया जिसमें आप अनहेल्दी थे, ये एक पार्ट आ गया, ठीक है ना, ये एक पार्ट आ गया, और उसके बाद ये सारा ही पार्ट आ गया। और अब आप ये कह रहे सर मैं 100 साल जिया हूं। भाई तुम 100 साल नहीं जिए हो, मजाक मत करो अपने साथ। आप इस टाइम में जियो जो आपका हेल्थ स्पैन है। ये आपका हेल्थ स्पैन है, ये आपका हेल्थ स्पैन है, ये आपका हेल्थ स्पैन है। बाकी ये आपका हेल्थ स्पैन है। बाकी तो आपकी लाइफ में बाकी क्या चीज़ है? बाकी तो मिजरीज हैं। तो इसका मतलब है कि इन मिजरीज को जब आप जी रहे थे तो आप अपनी लाइफ स्पैन को तो जी रहे थे, आप अपनी लाइफ को तो जी रहे थे, पर आप अपनी हेल्थ को नहीं जी रहे थे। यानी कि यहाँ पर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं चला था, हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ हो चुकी थी, जेनेटिक एक्सप्रेशन गलत हो चुके थे, या फिर आपका कॉग्निटिव यानी कि आपका माइंड खराब हो चुका था, या फिर आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी बर्बाद हो चुकी थी। इज दैट राइट? ये 5 एरिया होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह रहे जी यहाँ तो दवाइयों पर चला हूँ मैं पूरी तरह से, यहाँ तो मेडिसिन पर चला हूँ। तो ये मेडिसिन ने आपको क्या किया बताओ? क्या मेडिसिन ने आपको हेल्थ दी है? नहीं। क्या मेडिसिन ने आपको क्या दिया? आप कहेंगे लाइफ दी है। यस, लेकिन यहाँ पर आप डिजीज स्पैन में रहे हैं। तो बेसिकली आपकी इन मेडिसिन ने आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मिजरीज को एक्सटेंड किया है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ तो थी ही नहीं। और जब हेल्थ नहीं थी तो आप डिजीज स्पैन को जी रहे थे, यद्यपि आप जिंदा थे, और आप अपनी मिजरीज को, आप अपने संकटों को मात्र एक्सटेंड कर रहे थे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि
आपको क्या क्या मिथ पढ़ाई गई है। मिथ ये पढ़ाई गई है कि भाई अगर आप अच्छा खाओगे, तो ये अच्छा वर्ड जो है ना, मैं इसे अंग्रेजी में लिख देता हूँ, ये अच्छा वर्ड क्या है, ये अनक्लियर है कम सबको। और अच्छे का मतलब कोई कहता है जी दूध और घी खाओ, बढ़िया बात है भाई, दूध घी खा लेते हैं, पर क्या दूध घी खाने वाले सब एलर्जी फ्री हैं, या सबको आपका वेट ओके है, या सबका जो मूड है वो ठीक रहता है? सबका तो नहीं रहता। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बेसिकली सब्जेक्टिव है। किसी आदमी के लिए ये काम कर रहा होगा, किसी के लिए नहीं कर रहा होगा। तो जब किसी के लिए नहीं कर रहा है वो काम और किसी के लिए कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। पर हम क्या सलाह देते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या आते हैं, वो पूरा ऑब्जेक्टिव आते हैं और उसमें आप शिकार हो जाते हैं। इज दैट राइट? फिर वो कोई आदमी कहता है कि फला चीज़ खा लो, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं कि ये मेरा न्यूट्रिएंट खा लो, ठीक है ना, वो आपको न्यूट्रिएंट बेच के चले जाएंगे, फिर आपको कोई क्रीम बेच के चले जाएगा, फिर कोई आपको सीरम बेच के चला जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से ऐसा लगता है कि जो आप अपनी लाइफ को दोबारा तो गेन करना चाहते हो, लेकिन अभी यार ये नहीं मालूम कि हेल्थ स्पैन को कैसे जिए। आज का काम, आज का ये टॉपिक मैं आपकी एज के लिए ले रहा हूँ और बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इज दैट राइट? चलिए शुरू करते हैं। ये आप हैं और जब आप बने हैं तो आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्डियोवस्कुलर सिस्टम है, आप स्केलेटल मस्कुलर, ठीक है ना, हार्मोनल सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास इन सिस्टम को पूरा करने के लिए आपके पास ऑर्गन्स है। यस, और जितने बढ़िया आपके ऑर्गन्स रहेंगे उतने ही आप ओके हैं। यहाँ पर फिर लोग आपको कुछ बेचने आ जाएंगे और वो कहेंगे किडनी की मेरी दवाई खा लो, या मेरे किडनी के लिए फला पानी में बैठा करो, किडनी के लिए ये शरबत पी लो मेरा बनाया हुआ, किडनी के लिए यह पानी पियो मेरे इसमें से निकाल कर बर्तन में से, ठीक है ना, किडनी के लिए ये कुर्सी ले लो इस पर बैठा करो। क्लियर है? बस ये अब इस ऑर्गन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इस ऑर्गन का ही नाम आपको भी पता है, इससे गहराई आपको नहीं पता। ये बेसिकली ऑर्गन जिस चीज़ से बने हैं उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो कोई भी आदमी आपके टिश्यूज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो यहाँ तक की नॉलेज लेकर आपको अपना माल बेच चाहता है और आप खरीदते भी हैं। इज दैट राइट? इसके परे नहीं पता है। आपको मालूम है कि जिस एंटीऑक्सीडेंट को आप खा रहे हैं और ये मानते हैं कि इससे बुढ़ापा नहीं आएगा, ये सबसे पहले तो यही ना, एक पॉडकास्ट में एक आदमी कहता बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, एंटीऑक्सीडेंट खा लो। भाई ये तो बताओ, ये एंटीऑक्सीडेंट कब आया था? ये 80s में आया है। तो 80s से पहले हमारे बाप दादा तो सारे बुढ़े हो जाते होंगे, वो सबसे ज़्यादा यंग रहते थे, सारी रात वो हुक्का पीते थे। गांव के, हरियाणा के और यूपी के लोगों को देखा, मैंने देखा वेस्टर्न यूपी में, ठीक है ना, 66 का हो रहा हूँ मैं अब। भाई साहब हर दिन उनका हुक्का 24/7 चलता था, उनको कुछ नहीं बिगड़ता था, ठीक है ना। वो हमसे ज़्यादा यंग रहते थे, वो तो कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाते थे, पर हमें ये बेच दिया गया। लेकिन एक किताब में लिखा है उस बनाने वाले ने, उन्होंने कहा कि आपको रोज़ाना 10⁻19 इतने मॉलिक्यूल चाहिए एंटीऑक्सीडेंट को अपनी बॉडी के खाने के लिए। एक ट्रक बैठेगा ये रोज़ाना, एक कैप्सूल एक टैबलेट से नहीं, पर वो बेच के चले जाएगा आपको। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपके अंदर NRF2 नाम की एक जीन है, जिस सिर्फ उस जीन को आप टर्न ऑन कर लें, जो आज मैं बताऊंगा आपको, तो ये आपका पूरी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसकी ज़रूरत पड़ रही है आपको, वो 1 सेकंड में काम पूरा कर देगा। इज़ दैट राइट? ये जानकारी आपको नहीं दी गई, वैसे आप लेना भी नहीं चाहते, अदरवाइज मत लीजिएगा। हम जानकारी भी यही चाहते हैं कि शॉर्टकट बताओ, बस राम सर फटाफट एक चीज़ बता दो, इतनी लंबी वीडियो ना बनाओ। एक तो मुझे बहुत सारे लोग सलाह देते हैं सर लंबी वीडियो ना बनाओ, लेकिन सारा कुछ बता दो। बता दिया बस, और क्या, खाओ पियो जो भी है ना, कुछ बात नहीं बनने की, सब कुछ सीखना पड़ेगा। अब ये टिश्यू जो है ये किस चीज़ के बने हैं, याद रखिएगा, ये टिश्यू बने हैं सेल के। तो इसका मतलब है कि जो आप हैं वो बेसिकली सेल के अंदर हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं इस ऑर्गन को ठीक करूं, ये खाने से हार्ट ठीक रहता है, ये खाने से लीवर ठीक रहता है, ऐसे बहुत मिल रहे हैं मुझे। सर ये खाने से लीवर, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। अरे भाई फैटी लीवर तो खाना छोड़ने से ठीक हो जाएगा। आप लीवर के ऊपर पूरा कोर्स बना दूंगा।
आप सिर्फ क्रीम पाउडर और ये सनस्क्रीन और ये लिपस्टिक लगा रहे हो और ये जो आप क्या कहते हैं शैम्पू लगा रहे हो और ये साबुन लगा रहे हो, इसे छोड़ दो, लीवर ठीक हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे केमिकल आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है स्किन का वो ख़त्म हो चुका है। सारे केमिकल आपके ब्लड में जा रहे हैं और डायरेक्टली आपकी किडनी और लीवर पर जाते हैं। कभी ये नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है ना। बस ये पढ़ा है कि इससे आप खूबसूरत दिखेंगे। किससे? ये नहीं पता है किससे खूबसूरत दिखना है, ठीक है ना। सो बेसिकली जब हम सेल की बात करते हैं तो आप यहाँ पर बात करते हैं। तो जब आप बूढ़े होते हैं समय से पहले, तो बेसिकली सेल में क्या होता है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं होगी, आपने देख लिया होगा टाइम तो कितना है। लेकिन मैं तसल्ली से बोलूँगा, जब आपका मन करे छोड़ देना इसको, बिकॉज ये वीडियोज़ मैं अपने लिए बना रहा हूँ। इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अभी और भी आएंगी, सेकेंड राउंड आएगा, मनी क्लास तक जाने का तरीका क्या है वो अलग तैयारी चल रही है। लेकिन ये वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ, अब ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि इन्हें मैं देखकर खुद को याद दिलाऊं, क्योंकि मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता दोबारा जितनी मैं पढ़ता जा रहा हूँ। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सेल की। तो आखिर सेल में क्या ऐसा हो रहा है जो सेल बूढ़ी क्यों हो रही है, वो ओल्ड क्यों हो रही है, या वो एजिंग क्यों आ रही है वहाँ पर, इसके ऊपर बात करते हैं। आप तैयार हैं? हाँ जी, चलिए तैयार हैं तो लेट अस स्टार्ट। एजिंग के ऊपर एक से ज़्यादा वीडियो बन सकती हैं, क्योंकि एज अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। पर मैं आपको खूबसूरत चीज़ बता रहा हूँ। जो आपकी सेल के अंदर है ना, जो सेल का ब्रेन है, उसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए बेसिकली सेल का ब्रेन है। और डीएनए बताता है, जैसे हमारा ब्रेन बताता है कि मेरा भाई सामने है तो इसे गले लगा लो, और ये दुश्मन है तो इससे बच जाओ। तो मेरे शरीर को कौन गाइड कर रहा? मेरा ब्रेन, ठीक है ना। सामने गड्ढा आ गया तो ब्रेन क्या कह रहा? गड्ढा आ गया है, ब्रेक लगा दे, ठीक है ना। हाईवे खाली पड़ा है, बढ़िया हाईवे है, तो ब्रेन क्या कहता है? स्पीड बढ़ा दे। भूख लग रही है तो ब्रेन क्या कहता है? गाड़ी रोक ले, ठीक है ना। पंडित जी का ढाबा आ गया है और आप गाड़ी रोक देते हैं। तो उसी तरह से आपका जो डीएनए है वो ब्रेन है आपकी सेल का। और सेल क्या बनती हैं? सेल ज़्यादा मिलकर क्या बनेंगी? ये सेल मिलकर टिश्यू बनती हैं, और ये टिश्यूज मिलकर क्या बनते हैं? ये आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर आपकी किडनी बूढ़ी हो रही है तो क्या बूढ़ी हो रही है? बोलो, सेल बूढ़ी हो रही है। अगर आपके बाल बूढ़े हो रहे हैं तो क्या बूढ़े हो रहे हैं? सेल। अगर आपकी स्किन खराब हो रही है, बूढ़ी हो रही है, तो क्या बूढ़ी हो रही है? स्किन सेल्स। अगर आपके लीवर खराब हो रहा है तो क्या है? इसका लीवर तो अपने आप ही एक सेल है, ठीक है ना। अगर आपकी मसल्स खराब हो रही है तो क्या खराब हो रहा है? आपकी मसल्स की सेल खराब हो रही है। क्लियर है? यहाँ तक मैं काट दूँ, इसको मैं काट देता हूँ। तो अब हमारे पास आ गया डीएनए एंड सेल। आखिर डीएनए क्या गलती कर रहा है कि ये सेल बूढ़ी हो रही है समय से पहले? ठीक है, लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। जो आपका सेल है इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। बेसिकली ये जो डीएनए कह रहा था ना कि डीएनए सेल को बताता है, बेसिकली डीएनए के अंदर भी कोई कोन है। जैसे हमारे ब्रेन नहीं बताता, ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवे हैं कि ये मेरे घर की पिक्चर पड़ी है, मेरे न्यूरल पाथवे में तो अपने घर में ही घुसूंगा, पड़ोसी के घर में नहीं घुसूंगा। क्यों? मेरा न्यूरल पाथवे है, ठीक है ना। मेरा ये भाई है, मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी वाइफ है। ये कहाँ पिक्चर पड़ी? हमारे किसी सेल के अंदर, और वो एकदम से मुझे पहचानने के लिए हेल्प कर रहा। अगर चोट लग जाए तो मैं भूल जाऊंगा ये कौन है, क्योंकि अब मैं उन सेल्स को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर वो फोटो पड़ा था। इज दैट राइट? तो हम ब्रेन को पार्ट कहाँ ले गए? न्यूरल पाथवे पर। तो इसका मतलब है डीएनए के पास अब इसके बाद में क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली आप यूँ समझिए कि इस तरह से हैं, ठीक है ना। और जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये बेसिकली शू लेस की तरह देख लीजिएगा, जैसे जूते का फीता होता है। और जूते के फीते के बाद में आपको एक चीज़ मिलेगी कि जूते के फीते में यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की कैप मिलती है। इज दैट राइट? तो जब हमारी सेल रेप्लिकेट होती है, जब हमारी सेल कॉपी होती है, ठीक है ना, जब हमारी सेल डिवाइड होती है, तो साथ साथ ये क्रोमोसोम भी डिवाइड होता है। यानी कि ये सेल थी, मान लेते हैं नई, ये पुरानी सेल थी, ये अचानक नई सेल में कन्वर्ट हुई, ठीक है ना।
और नई सेल में जो कन्वर्ट हुई है तो ये अपने सभी क्वालिटीज़ को लेकर गई है, और क्वालिटी लेकर गई है तो ये क्रोमोसोम भी वही लेकर गई है, और यहाँ से जो इसका काम था वही इसका काम रहेगा। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या बताते हैं, ये क्रोमोसोम्स बेसिकली आपकी सेल्स के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। ये क्रोमोसोम ये बताते हैं कि भैया आप ब्लड की सेल हैं तो आप ब्लड की सेल ही बने रहें, आप स्किन ना बन जाएं। जैसे ही नई सेल बन रही है उस सेल में से डिवाइड होकर, तो वो जो क्रोमोसोम है वह भी अपनी मेमोरी लेकर जाता है, अपनी इंस्ट्रक्शन लेकर जाता है, और वो नई सेल को बताता है कि तेरा काम क्या है, तू ब्लड सेल है तो ब्लड सेल बने रहे, अगर तू इम्यूनिटी की टी सेल है तो टी सेल ही बनी रहे, ऐसा ना हो जाए कि तू कुछ और सेल बन जाए। अगर तू स्किन सेल है और वो स्किन सेल अगर मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर स्किन सेल बन रही है, तो क्रोमोसोम ये बता रहा है भाई तेरा काम ये है कि तू स्किन सेल ही बनी रहे, कहीं तू तू बालों की सेल है। अगर ये हेयर सेल है, ठीक है ना, तो वो हेयर सेल ही रहेगी, ठीक है ना, नहीं तो सेल डिवाइड होकर अपना अगर मीनिंग ही भूल गई है तो वो काम क्या करेगी। क्लियर है? तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर एक कैप लगी हुई है और ये शू लेस की तरह लगी हुई है, तो शू लेस पर आपने देखा ना, फीते पर एक कैप लगी होती है। वो क्यों लगी होती है? बिकॉज अगर वो हट जाए वहाँ से तो वो फीता ना एकदम से बिखरना शुरू हो जाएगा, वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से वो गंदा होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो बेसिकली कैप है, ये बेसिकली हमारे क्रोमोसोम को बचाए रखती है, और हमारा क्रोमोसोम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़ जाता है और उस सेल को कंप्लीशन देता है कि वो सेल अपना नेचर नहीं भूलेगी। लेकिन होता क्या है कि ये हमारी सेल जब कॉपी होती है या डिवाइड होती है तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ घट जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप गए तो ये जैसे ही आपकी सेल बनी तो ये अगर यहाँ पर इतनी लंबी थी तो अगली बार में ये छोटी हो गई, इसके बाद फिर डिवाइड हुई तो ये और छोटी हो गई, ठीक है ना। इस कैप को टेलोमेर्स कहते हैं, MERES। इज दैट राइट? सो बेसिकली जब एक समय आता है कि जब ये अगर ये अपनी लेंथ को घटा रही है तो और हमारे क्रोमोसोम की जो क्वालिटी है वो नेचुरली डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन नई सेल को देगा वो इन्फॉर्मेशन अब कम दे रहा है। इज दैट राइट? और ऐसे में ये सेल गलती करने के लिए वल्नरेबल हो गई है, यह बाध्य हो गई है। इज दैट यहाँ तक ठीक है? कई बार एक ऐसा समय भी आता है कि ये टेलोमेरेस कम होते होते ज़ीरो हो जाता है, और ऐसे में ये क्रोमोसोम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अगली सेल को नहीं देता, और ऐसे में वो सेल कंप्लीटली डेड हो जाती है और अब वो डिवाइड होने लायक नहीं रहती। इसे हम डेड सेल कहते हैं। क्लियर है? तो जो बुढ़ापा है बेसिकली, और जब हमारी सारी सेल अगर डेड हो जाएं तो हम मर जाएंगे। क्लियर है? इस समय भी आपकी बॉडी में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सेल कॉपी हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं। उनके अंदर नया क्रोमोसोम आ गया है, पिछली ने अपना काम पूरा कर दिया, वो रिटायर हो गई है, वो बाहर आ जाएगी। इज दैट राइट? यहाँ तक इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने इस क्रोमोसोम को बचाए, अब इस टेलोमेर्स को बचाए, टेलोमेर्स को बचाए रखें तो याद रखिएगा हम अपनी एजिंग की तरफ नहीं जाएंगे। यही बेसिकली एजिंग का काम है, यह एजिंग का सिम्टम है कि भाई हमारे टेलोमेर्स छोटे होते जा रहे हैं और एक समय के बाद ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ इसको कैसे संभालें अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर अब जैसे ही इसके ऊपर काम हो रहा था और इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उस नोबेल प्राइज़ लेने वाले पर्सन का नाम है एलिजाबेथ बर्न ब्लैक, ये नाम है, कभी गूगल करिएगा, एलिजाबेथ बर्न ब्लैक। तो इन्होंने वहाँ एक चीज़ जब ये आगे, और ये मोलिकुलर साइंटिस्ट थे,
बायोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजिस्ट थी और इनको ये रिवार्ड मिला है टेलोमेर्स के ऊपर। तो जब भी अचानक इन्होंने टेलोमेर्स को ऊपर और स्टडी करना शुरू किया तो यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात पाई। उन्होंने पाया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये टेलोमेर्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली एक चीज़ के अंदर पैक्ड हैं। ये ऑलरेडी पैक्ड है किसी एक चीज़ के लिए अंदर, और उसका नाम है टेट्रा हाइमेना। टेट्रा हाइमेना। तो इसका मतलब ये है कि टेट्रा हाइमेना पैक रखता है इस क्रोमोसोम को अपने अंदर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक उसने एक चीज़ को देखा कि ये जो पैकिंग हुई पड़ी है क्रोमोसोम के ऊपर टेट्रा हाइमेना की, यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर एक मिरेकल एंजाइम है जिस पर किसी की अभी तक निगाह नहीं गई, ठीक है ना। और उसकी खास बात ये रही है कि ये अगर एंजाइम है, अगर ये यहाँ पर पॉजिटिवली काम कर रहा है ये एंजाइम, तो ये जो टेलोमेर्स है, ये जो टेलोमेर्स है, ये ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है और कई बार इसकी लेंथ इवन बढ़ रही भी है। यानी कि आप बुढ़ापे की तरफ जाते जाते, ठीक है ना, आप टेलोमेर्स की लेंथ को बढ़ाकर जवान होना शुरू कर सकते हैं। तो सारा गेम इस एंजाइम के ऊपर था। जब ये एंजाइम यहाँ पर नहीं था तो ये टेलोमेर्स लेंथ खराब कर रहे थे और हमारी सेल बुढ़ापे की तरफ जा रही थी मरने से पहले, जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही थी। पर जैसे ये एंजाइम काम कर रहा था यहाँ पर, या यहाँ ऑप्टिमम लेवल पर पाया गया, तो देखा गया कि वो जो टेलोमेरेस है वो डिवाइड भी नहीं हो रहा है। नंबर एक, डिवाइड नहीं मतलब वो उसकी लेंथ नहीं खत्म हो रही है, खराब हो रही है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा अपने आप को। इवन अगर कहीं लेंथ खराब हो रही थी तो वो लेंथ इवन बढ़ भी रही है। कमाल है कि यहाँ आप एक बार फिर यंग होने की तरफ जा सकते हैं। इज दैट राइट? अब सवाल उठता है कि ये एंजाइम क्या है, और इस एंजाइम का नाम इसी साइंटिस्ट ने रखा टेलोमेरेस। तो सारा गेम इसका मतलब ये था कि ये टेलोमेरेस है जो हमें बूढ़ा कर रहा है, एक कंडीशन रखते हुए कि आप पूरी तरह से ठीक ठाक खाना खा रहे हो। ठीक ठाक का मतलब जो भी आप नॉर्मल खाना खाते हो, दाल रोटी, ठीक है ना, प्याज अचार, और क्या, इससे ज़्यादा क्या खाओगे? खाना तो यही है। आप कहेंगे सर वो जो ना तंदूरी चिकन, भैया तंदूर का चिकन मत खाना, वो बुढ़ापा आता है, उससे भी बताऊंगा। एनीवे, तो अब हमारी सारी बात ये है कि दोबारा बताता हूँ, ये हमारी सेल है। सेल के अंदर हमारा एक हमारे क्रोमोसोम्स हैं डीएनए के अंदर, इनके ऊपर ये कैप है और ये कैप तय करती है कि ये खराब ना होने दे इस क्रोमोसोम को, इस धागे को। लेकिन ये पैक्ड है, आप ये पैकिंग कर दी मैंने, पैक्ड है ये टेट्रा हाइमेना के अंदर, ठीक है ना, टेट्रा हाइमेना। और टेट्रा हाइमेना के अंदर के पास एक ऐसा एंजाइम है जो अगर वो हो तो ये बेसिकली हमारे टेलोमेरेस को यंग रखता है और इवन इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है, और इसका नाम उन्होंने रखा टेलोमेरेस। तो इसका मतलब है कि अगर हम टेलोमेरेस को खाने लगें या बाहर से कोई कंपनी आ जाए तो हम करोड़पति तो बन ही सकते हैं। लेकिन ध्यान से रुकिएगा, आपने गूगल करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है ना अभी, और आपने अगला सवाल पता क्या बोलोगे आप मुझे, सर इसके लिए मैं क्या खाऊं? इस साउंड से ना मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लगता। हर जगह क्या खाऊं? अरे आपके पास पता है खाने का रोल क्या है? सिर्फ आपकी कैलोरी देने के बाद खाने का आपकी बीमारियों को ठीक करने का रोल 5% भी नहीं है, समझ लेना। इवन जो पेंसिलिन के बनाने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने ये बोला है कि मैं बैक्टीरिया को ज़रूर मार रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट द सीड, इट इज़ द सोयल जो ठीक होनी चाहिए।
यानी कि ये बॉडी है जो ठीक होनी चाहिए, ये आदमी है जो ठीक होना चाहिए, ये बैक्टीरिया नहीं। बैक्टीरिया को इमरजेंसी के लिए मार दिया, पर इस बॉडी पर ये अटैक क्यों कर रहा, दूसरी बॉडी पर क्यों नहीं अटैक करा? क्या किसी पेंडेमिक में सब लोग मरते हैं जिनको हुआ ना? याद रखिएगा, इट इज नॉट द सीड, इट इज द सोयल विच इज इंपॉर्टेंट। समझ गए आप? अब आज से जब भी दवाई खाओ तो समझ लेना आप सीड के ऊपर काम कर रहे हो, सोयल के ऊपर नहीं। सोयल को खराब कर रहे हो एंटीबायोटिक खाकर, फिर भी खाना वो तो डॉक्टर कहेगा। तो अब सवाल उठता है कि टेलोमेरेस कौन कम करता है और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूं। एक चीज़, जितने लोग तैयार हैं लिखें आई एम रेडी, तभी बताऊंगा। और नहीं तैयार हैं, अगर नहीं लिख रहे तो चले जाओ छोड़कर, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जब मैं ऐसे वर्ड्स बोलूँगा तभी बेसिकली आपको एकदम से झटका सा लगेगा, यार ये आदमी ना बहुत गलत बोलता है। और मैं झटका देना चाहता हूँ, मुझे भले ही गाली दे लेना, लेकिन अपने परिवार के लिए लंबे उम्र रखना। मुझे भले ही गाली दे लेना, यहीं दे देना इसी में ही कमेंट में करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी उम्र 110 साल हो जाए, याद रखेगा इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बेटी पर, आपकी माताजी पर, आपके पिताजी पर, आपके बच्चों पर, आपके पड़ोस पर, आपके ऊपर। ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल खाने के स्टोरेज बन जाएं, सारी ज़माने का खाना खाकर ठीक हो जाओगे आप, कोई गारंटी नहीं है। किसी कोई हो गया होगा तो याद रखिएगा वो वही लोग दवाइयाँ खा के ठीक हो रहे हैं जिनकी सोयल यानी कि ज़मीन ठीक है। उन्हीं लोगों को कीमोथेरेपी काम करती है जिनका सोयल यानी कि बॉडी का जो बेस है वो ठीक है। और अब हम इस टेलोमेरेस की बात करते हैं, इस एंजाइम की बात करते हैं। भाई साहब, ये पाया गया कि अगर ये आप बाहर से ज़्यादा ले लें, अगर इसको इंक्रीज़ कर लें अपनी बॉडी में, और वो भी अननेचुरल वे में, तो नोबेल प्राइज़ साइंटिस्ट ने ये पाया है कि ये हमारी बॉडी को कैंसर कर देगा, यानी कि हमारी सेल को इस तरह से म्यूटेट कर देगा। हमारे डीएनए के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है ये कि अचानक सेल की उम्र बढ़ जाए और वो सेल ना मरे। याद रखिएगा, उसका डिवाइड होना, मरना ज़रूरी है, और ऐसे में कैंसर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये कम रह जाता है तो याद रखिएगा ये समय से पहले आपको बुढ़ापा देगा, और बुढ़ापे की सारी जो डिजीज़ हैं वो भी हमारे साथ आने लगेंगी। लेकिन सवाल ये था कि अगर हमें राइट लेना है तो अब हम क्या खाएं या क्या करें। मैं खाने की भी बता देता हूँ और करने की भी बता देता हूँ। तो ये पाया गया कि इस टेलोमेरेस को कौन बर्बाद कर रहा है, व्हाट स्पॉइल्स इट। और एक ही चीज़ पाई गई कि इस टेलोमेरेस एंजाइम की जो लेयर थी उसके ऊपर, उसे एक ही चीज़ बर्बाद कर रही है, और वो है आपका कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल कहाँ से आता है? ये कोर्टिसोल आता है आपकी स्ट्रेस से। और वहाँ पर ये पाया गया कि जितने बच्चों को बचपन में एब्यूज़ है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एब्यूज्ड लोग पड़े हैं, उनकी जिन लोगों के पास ट्रॉमा है, जिन लोगों के पास पेनफुल मेमोरी है, जिन लोगों के पास फोबियाज पड़े हैं, जिन लोगों के पास सर्वाइवल की प्रॉब्लम चल रही है, जिन लोगों के पास बेकार के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उन लोगों को इन लोगों को तो ये पाया गया है, इन लोगों को तो ये भी पाया गया है कि ये इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका डीपली जो टेलोमेरेस है वो स्ट्रेस के कारण, ऑनगोइंग कोर्टिसोल के कारण ये पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। यहाँ मैं अब आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँ, तो मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, ठीक है ना? उस लिंक में
एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरिएगा और मेरी टीम आपसे बात करेगी। इस फॉर्म को जब आप भरेंगे, ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, क्योंकि मेरी टीम लिमिटेड है, 5, 7, 10 लोग हैं और हमारे पास अगर 10,000 इंक्वायरी आएंगी तो हम सबको बात नहीं कर सकते। उसकी एक छोटी सी फीस है आपको समझाने की, आपको बताने की, आध पौन घंटा आपको देने की, वो भी जूम पर। और फिर हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें पड़ी हैं, इनके कारण आप अपने कोर्टिसोल लेवल को अगर आप बढ़ा रहे हैं और यहाँ से आप टेलोमेरेस नाम के इस खूबसूरत केमिकल को बर्बाद कर रहे हैं, बाहर से इसे नहीं लिया जा सकता। सही बात तो यह है कि ये अगर बढ़ गया तो ये कैंसर कर देगा और कम रह गया तो ये बूढ़ा करके मार देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब का नाम है द क्योर्ड, CURED, गूगल कर लीजिएगा। पेज नंबर है 165 के आसपास, क्योंकि 8-10 पेज 15 पेज हैं, पढ़ने मुश्किल पड़ते हैं, कई बार पढ़ना पड़ता है धीरे 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 धीरे। इज़ दैट राइट? तो जितने लोग अगर आपके पास ट्रॉमाज हैं तो याद रखिएगा, यहीं पर मैं अब आपके साथ बात करूंगा। लेकिन कोर्टिसोल को ठीक कैसे करना है ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी चीज़ मैं एजिंग की अब दूसरी चीज़ बता रहा हूं, उसका नाम है एज। एज का मतलब आप ये मत समझिए कि यहाँ पर भी बुढ़ापा है। अभी मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ कि आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं, कौन है जो तुम्हें बूढ़ा कर रहा है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जो एज मैंने लिखा है, इसकी पूरी फॉर्म है फ्रेंड्स, वो है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये एडवांस्ड एंड प्रोडक्ट्स हैं, ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अब सवाल उठता है कि इन्हें ये क्या करते हैं। ये हमारे जिस सेल पर भी चले जाते हैं, जिस सेल पर भी चले जाएंगे उसी सेल को ये बर्बाद कर देंगे। और जिस सेल में, जो सेल जिस ऑर्गन की है उस ऑर्गन को बर्बाद कर देंगे। अगर ये आपकी आंखों में चले जाएं तो कैटरेक्ट कर देंगे। अगर ये आपके बालों की जड़ों पर चले जाएं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, तो ये आपकी हेयर सेल्स को मार देंगे, हेयर रूट्स को मार देंगे, फॉलिकल्स को बर्बाद कर देंगे। अगर ये आपकी स्किन के ऊपर चले जाएं तो याद रखिएगा ये आपकी स्किन की सेल को ख़त्म कर देंगे। अगर ये आपकी किडनी पर चले जाएं, ये आपके लीवर पर चले जाएं, ये आपके जॉइंट्स में चले जाएं, और ये सबसे ख़तरनाक है ये अगर आपके ब्रेन में चले जाएं तो ये ब्रेन का सत्यानाश कर देंगे। समय से पहले आप भूलना शुरू कर देंगे, जवानी में ही आपको भूलना शुरू हो जाएंगे। जवानी में ही आपको ऐसा, जहाँ खुश रहने चाहिए थे वहाँ गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये ब्रेन को डीजनरेट कर देंगे। और ऐसे में आप क्या करेंगे, आप इस एज के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया। आप क्या करेंगे कि अगर आपके जॉइंट्स ख़राब हो रहे तो अब आप एक शायर कह रहा है कि फलां क्रीम लगा लो और उससे जॉइंट ठीक हो जाएंगे, तो आप उसके कहने से लगा लोगे क्योंकि उसने आपको गाना सुनाया आप लिख कर। लेकिन उससे ये भी नहीं पता कि वो कैसे ठीक कर देगा। अगर वो प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है तो ये बाहर से लगाने से कैसे ठीक कर देगा, जबकि ये बॉडी बना रही है। तो ये हु मेक्स इट आप लिखिएगा, आपकी बॉडी बनाती है इसको अंदर से, यानी कि प्रॉब्लम तो इनसाइड आउट हो गई आपकी। और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप एक बड़े शायर के कहने से, बड़े छोटे तो पता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, आपने कहा जी मेरी आंख में कैटरेक्ट हो गया, तो चलो अब तो इमरजेंसी के लिए तो है, ऑपरेशन करें, डॉक्टर के पास जाइए। पर कभी आपने सोचा कि ये कैटरेक्ट क्यों हो रहा है? एज से हो रहा है। फिर आप कहते हैं जी मेरे बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे तो सारे ही गिर गए थे अभी, ठीक है ना। अब तो 66 साल की उम्र में जितने होने चाहिए उतने तो हैं, ठीक है ना। और 20 साल ठीक ठाक रहेंगे, फिर अपना जो रति नहीं, हाथ जाएगा ही नहीं ऊपर। 80-90 साल की उम्र में कौन देख रहा है बाल कैसे हैं, ठीक है ना। आपकी स्किन ख़राब हो रही है, एज की वजह से हो रही है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक स्किन वाले आ जाते हैं, मेरी क्रीम लगाओ और जवानी पाओ, मेरी क्रीम लगाओ जवानी पाओ, ठीक है ना। वो उधर फिर किडनी ख़राब हो जाती है तो एक आदमी आ जाता है जी मेरी किडनी के अस्पताल में आ जाओ, मैं तुम्हें पानी में बैठाऊंगा। क्लियर?
फिर आपका ब्रेन खराब होने लगता है, तो फिर आप कहते हैं जी जाओ आप हिमालय में, ठीक है ना। भूलने लगते हैं कि ये कौन घूम रहा, पता चला आपका ही पड़ोसी आदमी ने, आपके ही घर का बच्चा घूम रहा, आप कह रही है किसका बच्चा है, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सब डिजनरेट हो रहे हैं। अब इस एज के बारे में पता आपको क्या है, मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपके अंदर लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ शुगर बनती है। शुगर ही तो चाहिए ना बॉडी को, ठीक है ना। हमारी सेल्स को क्या चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है ना। हर खाने में से हमारी बॉडी क्या बनाती है, शुगर बनाती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, इवन जो हमारा जो फैट है उससे भी शुगर ही मिलती बाद में, लास्ट में ग्लूकोज, ठीक है ना। ये शुगर कुछ हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है और कुछ एक लेफ्ट ओवर रहती है, कुछ बच जाती है। और वो जो लेफ्ट ओवर शुगर है वो बेसिकली हमारी जो प्रोटीन है बॉडी की, हर एक सेल में क्या है, हमारी सेल क्या करती है बताओ, हमारी सेल क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है। अच्छा, ये प्रोटीन कौन बनाने को कहता है सेल को, इसे क्रोमोसोम कहता है। क्रोमोसोम को कौन कहता है, डीएनए कहता है, ठीक है ना। डीएनए के और अंदर कौन कहता है, आपकी जीन्स कहती हैं। तो बेसिकली जितनी भी जीन्स है वो क्या बनाती है आपके अंदर, प्रोटीन्स, ठीक है ना। इतना सा समझना था कि फोटो खींच लेना अगर जरूरत हो, ठीक है। सेव यहाँ पर क्लिक कर लेना। अब ये जो प्रोटीन है ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आपकी जो बॉडी है वो प्रोटीन मेकिंग मशीन है। जब तक ये प्रोटीन अच्छे वाली बनती रहेगी आप जवान रहेंगे। और एक दिन डॉक्टर कहता है यार तुम्हें तो चीपर प्रोटीन बना रही बॉडी, जिसको कैंसर कहते हैं, चीपर प्रोटीन अचानक, ठीक है ना, उसकी बात भी करूँगा। तो ये जो शुगर है इस प्रोटीन के साथ लिंक कर लेती है। आपकी जो मतलब की प्रोटीन थी उसने बेमतलब की बची हुई शुगर के साथ दोस्ती कर ली। आपके घर का जो कमाऊ पूत था उसने गांव के सबसे बेकार लड़के से दोस्ती कर ली, जो शाम को रोजाना ठर्रा पीता है, और दोस्ती पक्की हो गई। तो भाई साहब कितने दिन तक अब आप अपने घर को बचाओगे, जल्दी देख लेना। ये उसका दोस्त अब जो छुप के पी रहा है आपके दरवाजे पे बैठ के पिएगा, और घर का बर्बादी सामने लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली शुगर एंड प्रोटीन जो बनती है, इसका जो लिंक है इसका नाम बोला जाता है प्रोटीन शुगर नो ग्लूकोज। प्रोडक्ट। और ये बेसिकली हमारी बॉडी का डेब्रिस है। डेब्री मीन्स, डेब्रिस लिखा जाता है, डेब्री बोला जाता है। डेब्री का मतलब है कूड़ा। इसका कोई यूज बॉडी नहीं करती, नो यूज ऑफ इट। और कमाल की बात है ये डेब्री आपकी बॉडी से बाहर भी नहीं आता, और ये डेब्री आपके ऑर्गन्स में चला जाता है और ये ऑर्गन को मारना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इस डेब्री को, इस प्रोटीन ग्लूकोज के लिंक को, मॉलिक्यूल को, प्रोडक्ट को मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसकी किताबों में पढ़ेंगे। अभी ये लिख कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बोला जाता है। ये दो तरह से मिलता है, बनता है। एक, जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने में कितना ग्लूकोज एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप खा रहे हो, कितना इजीली ग्लूकोज जा रहा है, आपकी इंसुलिन स्पाइक। इसीलिए डायबिटीज़ वाले लोगों को ये सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा सारे अंग खराब होते हैं। डायबिटीज़ में क्या होगा खराब, आपकी ये नर्वस सिस्टम पर चला जाएगा तो नर्व खत्म, ठीक है ना। आपकी आंखों पे चला गया तो वो कहते हैं जी न्यूरोपैथी होगी, ये तो कैटरेक्ट होने जा रहा है। आपकी स्किन पर चला जाएगा तो स्किन तो देख लो कैसी खराब सी लटक सी जाती है। इज दैट राइट। सो ये जो पहली तो बात है ये कि जो आप खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, उसे छोड़िए। अभी मत कहिएगा मैं क्या खाऊं, क्या छोड़ूं। खाने के लिए तो इतनी चीजें बढ़िया बढ़िया हैं। मैं इस टाइम स्टूडियो में हूं 4 दिन से, अब तक मैंने कोई भी तली हुई चीज नहीं खाई। अगर कोई तली हुई चीज खाई है तो बस वो इडली मंगा कर खाई है। बाकी सब फ्रूट्स धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स में मिलाकर, और सलाद खूब बढ़िया तरीके से, सीड्स बढ़िया उनका मैं बना के, और उसमें बढ़िया ऑयल जो घर के हैं, तिल का तेल गांव से आया है मेरे घर से, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वो मंगा लिया बढ़िया कंपनी का, क्लियर है।
तो अब सवाल उठता है, ये एज को क्या करते हैं? ये दो तरह का होता है। अभी फिर मैं वहीं आ जाऊंगा उस पर, टेलोमेरेस पर। तो एज जो है एडवांस ग्लाइकेशन, ये एंडोजेनस भी होता है, ये एक्सोजेनस भी होता है। एक्सोजेनस का मतलब है जो बाहर से आप रेडीमेड देते हो, आप अपनी बॉडी को रेडीमेड एज प्रोडक्ट भी देते हो, उसका नाम है तंदूरी। मैं हूं तंदूरी मुर्गी यार, ठीक है ना। जो भी चीज़ आप जलाकर खाते हो, स्पेशली जो आप पनीर खाते हो, तंदूरी पनीर टिक्का खाते हो और ये सोचते हो ताकत देगा। आज तक इस वर्ड का नहीं पता मुझे चला। ये जब भी लोग कहते हैं, भाई मैं बहुत बड़े बड़े आचार्यों को देखता रहता हूं, ये खाने से ताकत आती है। भाई साहब किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। सब पता सर, माइटोकॉन्ड्रिया जो ताकत तुम्हें देता है उसको क्या चाहिए? उसे ये नहीं चाहिए, याद रखना। तो पनीर टिक्का आपने खाया, ठीक है ना। उसके बाद आपने चिकन टिक्का खाया, उसने कहा मटन टिक्का खाया, जो भी जला के, और कई बार आपने बढ़िया सब्जियां थी वो भी जला के खा रहे हो। भैया जितनी चीज़ आप जलाकर खा रहे हो वो रेडीमेड एंड एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट आपको दे रही है। ये एक्सोजेनस है। किताब का नाम ब्रेन मेकर है एंड ग्रेन ब्रेन है, दोनों किताब एक ही राइटर की है, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और एक है एंडोजिनस। एंडोजिनस में वो फूड जो आपके ग्लिसेमिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं या जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स ऊंचा है। ये वो जो प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली आपके अंदर ग्लूकोज लेवल को ऊपर ले जाते हैं और आपकी इंसुलिन स्पाइक को एकदम से ऊपर ले जाते हैं और फिर आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है इनके लिए। बाय द वे सबसे ज़्यादा ग्लूकोज, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, शुगर है, वाइट शुगर, इधर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है व्हीट। बताइए एक चम्मच शुगर और एक चम्मच व्हीट में कौन सा ज़्यादा आपके लिए शुगर क्रिएट कर रहा है, ग्लूकोज क्रिएट कर रहा है? बताओ। पता है आपको क्या जवाब आएगा? आपका कहेंगे शुगर। नहीं, एक चम्मच व्हीट आपका, इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स है 72 नोट, ये 72 ग्लिसेमिक इंडेक्स है GI। और इसका कितना है पता है? 59। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये भी खाओ, ये भी बड़ा खतरनाक है, रिफाइंड तो और भी खतरनाक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आप अगर लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो ग्लिसेमिक इंडेक्स को देखिएगा किस प्रोडक्ट का कितना है। अगर कोई भी चीज़ को आप खा रहे हो और उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स यानी उसका ग्लूकोज लेवल ऊंचा जाता है तो याद रखिएगा वह आपके अंदर आपकी जो बढ़िया प्रोटीन्स हैं आपने जिंदा रहने के लिए बनाई थी उनके साथ आपने खराब कर दिया। ये तो वही वाली बात है कि आपने अपने बेटे के ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए पढ़ाने के लिए, अकेला बेटा था, ठीक है ना, लेकिन करोड़ों रुपए लगाने के बाद उसे एक ऐसी जगह हॉस्टल में भेज दिया जहां सारे ड्रगिस्ट हैं, सारे ड्रगिस्ट हैं। अब बताओ क्या करोगे? ये डिसीजन आपका ठीक है कि गलत है? आपने खूब बढ़िया प्रोटीन बनाई आपकी सेल ने, क्योंकि आपने बढ़िया खाना खाया, हंसे खेले कूदे, ठीक है ना, प्यार किया, ठीक है ना, कनेक्शन अच्छे बनाए, उससे अच्छी प्रोटीन बनती है आपके जीन की। और उसके बाद इनको क्या दे दिया? इनको दे दिया आपने ऊंचे ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड और ये सारी की सारी प्रोटीन खराब होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा? याद रखिएगा जो आपका A1C है ना, जो टेस्ट है उसमें जो अगर 5 पॉइंट से 5.7 तक 5.8 तक आ रहा है ना तो ये ठीक है। इतना तो नेचुरली हमारी सेल्स को ग्लाइकेशन चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आ गया, वो आ गया 6.5 7, तो जो HbA1c है इसका मतलब ये है कि पिछले 90 दिनों का वो एक वो लेता है एवरेज, और वो ये लेता है कि ये जो 5.7 अगर आपका ये है तो इसका मतलब है कि इतनी % सेल्स आपकी जो ब्लड की थी, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स, वो ऑलरेडी ग्लाइकेटेड हो चुकी हैं। यहाँ तक अलाउड है, यानी कि यहाँ तक आप एजिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपकी उम्र के अनुसार ठीक चल रहा है। अगर ये मान लेते हैं 7 आ गया तो इसका मतलब क्या है पता आपको? आप HbA1c के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सर मेरा HbA1c निकला, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या होता है? सर ये वो
डायबिटीज चेक करने की। और ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है कि आपकी 7% आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है उन्होंने ग्लूकोज के साथ अपना लिंक बना लिया है और वो जो प्रोटीन मटेरियल था उनका बर्बाद हो चुका है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में शुगर जो है हद से ज़्यादा प्रोटीन को खराब कर रही है। उनकी हद क्या है? 5.7, 5.6, 5.8, 5.9, बस। ठीक है ना? मेरी 5.9 के करीब है, जो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगा, तो मैंने अपने अंदर को ठीक किया। कैसे ठीक किया मैं बता दूंगा। तो अब आपके बाद दो चीज़ें मैंने बताई। नंबर एक, आप टेलोमेरेज को ठीक करें, और दूसरा एज प्रोडक्ट्स को ठीक करें। तो ये तो आपको खाने से होगा, ये तो आप खाने से होगा। फूड को बदलिए आपने, प्लस मेडिटेशन है, माइंड है, प्लस बॉडी है, और प्लस सोल है। ये जो है यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे? ये माइंड है, ये गट है, और ये आपका बाकी चीज़ें हैं, माइंड एंड गट। हाँ, वेगस नर्व, ये वेगस नर्व है। अब आपको अगर लंबी उम्र चाहिए तो अब आपको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपको जो करनी है, जो टेलोमेरेज है उसके लिए याद रखिएगा, इसका समानुपाती है कोर्टिसोल। अगर कोर्टिसोल कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा। यानी कि कोर्टिसोल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेलोमेरेज एंजाइम। अब इस कोर्टिसोल को कैसे ठीक करना है ये मैं बता देता हूँ। कोर्टिसोल को ठीक करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, माइंड, दूसरा है वेगस नर्व, नर्वस सिस्टम जो आपको नहीं पढ़ाया जाता, और तीसरा है आपका गट। माइंड में नंबर एक, आपके पास कोई भी पास्ट ट्रॉमा ना हो। अगर हैं तो आप मेरी टीम के साथ बात कर लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे, हम आपको कोर्स ऑफर कर देंगे। वैसे मेरी एनएलपी का कोर्स भी है, और अगर आप पर्सनलाइज चाहते हैं तो वो भी हम कर देंगे। इसका काम आपको करना। अगर आप हमसे नहीं चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करते रहें। मेडिटेशन के बहुत शिविर लगते हैं, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई बढ़िया सा आदमी पकड़ कर देख लीजिएगा। ठीक है ना? इसमें समय लग जाएगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल। दूसरा है वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है बेसिकली यूँ समझिए कि ये आप, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। ये आप है, और ये आपकी बॉडी है, और ये आपका माइंड है, और माइंड से ब्रेन स्टेम से ये वेगस नर्व चलती है। ये वेगस नर्व बेसिकली आपके माइंड का इंफॉर्मेशन बॉडी को देती है, और बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को देती है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो बॉडी से माइंड को आ रही है, यह पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। होना वो भी चाहिए, पर ये ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट अगर वीक रह गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसे हम कहते हैं वेगल टोन। वेगल टोन, वेगल टोन का मीनिंग है कि हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को बहुत तेज से जा रही है। मान लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर कोई तनाव है, मान लेते हैं यहाँ स्ट्रेस आ गई किसी कारण से, या कोई बीमारी आ गई, डिजीज आ गई, या यहाँ पर मान लेते हैं किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, आपको पता ही नहीं चल रहा। पता कब चले? सर ये तो किडनी खराब हो गई। अबे यार तुम्हें पता क्यों नहीं चल रहा? या फिर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सर मेरे जॉइंट्स में खराबी आ गई। तो जो आपके सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी ना। लेकिन अगर आपकी वेगस नर्व ही कमज़ोर है, अगर आपकी वेगस नर्व कमज़ोर है मान लेते हैं, तो ये वेगल टोन कमज़ोर हो गई, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपके माइंड को नहीं जा रही कि हम खतरे में हैं, यानी कि खतरे का सिग्नल आपके माइंड को नहीं जा रहा। अगर माइंड को नहीं जा रहा तो माइंड इसे हील कैसे करे? यानी कि माइंड के पास हीलिंग पावर है। माइंड यहाँ पर इमीडिएटली अपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा आपकी इम्यूनिटी को उस जगह पर भेज सकता है, पर वो भेजे कैसे? उसे तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। समझ गए मेरी बात? यहां से इमीडिएटली वो आपके जो हीलिंग इंटेलिजेंस उसे जागृत कर सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बदल सकता है, क्योंकि माइंड तो इमीडिएटली हर चीज को देख रहा है ना बॉडी की, पर उसे देखने के लिए कोई इंफॉर्मेशन तो दे। इंफॉर्मेशन है वेगल टोन, और ये बर्बाद हो गई।
अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे ना, वहाँ पर हम आपको कुछ विशेष वर्कशॉप का भी डिजाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, जहाँ पर हम वेगस नर्व, स्टेम सेल, एंजियोजेनेसिस, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, ठीक है ना, हार्मोनल और एजिंग, इन सब की एक खूबसूरत वर्कशॉप की हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना, मेरी टीम पूछ लेगी। वो लिमिटेड लोगों के लिए होता है, ये नहीं हो सकता है कि वो 100 लोगों के लिए वर्कशॉप हो जाए, क्योंकि वो 12 से 15 लोगों के साथ उनको हिप्नोटाइज करना, उनकी सेल को जागृत करना, ये काम करना पड़ता है मुझे। तो वो लिमिटेड लोगों के लिए, वो मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। तो इसका मतलब यह है कि ये नर्वस सिस्टम को कैसे ठीक करें। भैया, नर्वस सिस्टम को जब भी आप ठीक करें, वेगस नर्व को, तो पहला काम करें कि आप ठंडा शावर लिया करें, ठंडे पानी को डाला करें बहुत देर तक, या फिर आप गंगा में बैठकर, जब ठंडा पानी हो, ठंडा ही रहता है वहाँ पर, अगर ऋषिकेश आप जाएंगे, और बरसात में मत जाइएगा, ठीक है ना। सो सबसे बढ़िया मौका है आपके पास जाकर मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने खूब यहाँ तक डुबो अपने आप को। सर्दियों में भी, अक्टूबर नवंबर में भी बहुत मज़ा आता है। वो होता ही ठंडा लगता, थोड़ा सा हल्का सा वार्म लगता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया है। यहाँ तक बैठते हो तो इमीडिएटली आपकी बॉडी को एक मैसेज देना होता है, अरे मैं तो भाई बहुत ठंडा हो गया, तो वो मैसेज झटके से जाता है। तो जो आपके न्यूरॉन्स है जो नम हुए पड़े हैं, जो आपके नर्व सेल्स हैं वो जो नंब हुई पड़ी हैं, वो जो इनएक्टिव हुई पड़ी हैं, वो खुल जाती हैं। आप कहेंगे सर फिर बहुत गर्म में बैठ जाओ। भाई, बहुत गर्म में बैठोगे तो पता चला कि स्किन ही उतर जाए वहाँ पर, तो बहुत गर्म में नहीं बैठना होता, ठीक है ना, बहुत ठंडे में बैठना होता है। इसीलिए याद रखेंगे कि जब भी आप देखेंगे कि जब भी आइस बात लेते हैं ना लोग, एक ट्रेनर के रूप में, कभी मेरे साथ मौका मिलेगा आपको, मेरी वर्कशॉप ले करूँगा जब मैं रेजिडेंशियल, तो आप जब मैं आपको बैठाऊँगा तो अचानक रोना आ जाएगा। अचानक लोग रोने लगते हैं उसमें बैठकर। पता है क्यों? क्योंकि वेगस नर्व एकदम से उन इमोशंस को, आपके अंदर जो भरी पड़ी थी यहाँ पर, वो सारी इमोशन एकदम से आपके माइंड को जाती है। क्योंकि आपका दर्द कहाँ भरा पड़ा, आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स बॉडी में, समझ लो शोर मचा रही है, रो रही है, क्राई कर रही हैं, पर वो आपके माइंड तक जा ही नहीं रहा। इसीलिए आपकी बॉडी बीमार हो जाती है। कहता भाई ये भी नहीं सुन रहा, ये मैं रो रहा हूँ तब भी नहीं सुन रहा, तो ठीक है मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो जब ऑर्गन आत्महत्या करने की बात करते हैं ना, उसका नाम बीमारी है। लेकिन उससे पहले ही अगर ये सारी इमोशंस बॉडी की आपके माइंड को पहुंच जाए तो, इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आदमी 15, 20, 25 मिनट के बाद उस बर्फ़ के पानी में बैठा रहता है और वो शांत करने के लिए म्यूजिक चला देता है या कोई गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्रा चला देता है, तो अचानक उसको रोना आ जाता है। रोना का मतलब है कि इतना पेन आपकी बॉडी सह रही थी कि वह माइंड को आज पता चला है, और माइंड उस टाइम कथारसिस करना चाहता है। कथारसिस का मतलब है रो लूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक वो है ना कविता, मैं भी रो लूँ मन को धो लूँ, बाहर तो मुस्काना होगा। यानी कि रोने से मन धुल जाता है, रोने से मन धुल जाता है, फिर हंसी आने लगती है और उसके बाद नाचने को मन करता है। तो आप ठंडे पानी से लें, ठीक है ना, आप गर्दन की एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, किसी योगा टीचर के बाद झटके से नहीं। कई बार वो जो मसाज होती है, जहाँ पर आप ये देखेंगे ऐसा, तो आप देखेंगे कि कहीं पर ऐसा लगेगा कि जहाँ पल्स चल रही हो, उसे हल्का सा आप मसाज देना शुरू करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप योग निद्रा किया करें। योग निद्रा से आपकी वेगस नर्व ठीक हो जाती है। या फिर बैठकर आप इमेजिन किया करें कि मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी किडनी पर जा रही है, मैं किडनी को महसूस कर रहा हूँ, या इस समय मैं अपने लंग्स को महसूस कर रहा हूँ, अपने लीवर को महसूस कर रहा हूँ, अपने हार्ट को महसूस कर रहा हूँ। जब आप ये महसूस करते हैं डीपली, जैसे ही आपको शवासन में भी कराते हैं योग टीचर, वो बहुत अच्छी बात है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय जब आप अपने रिलैक्सेशन में जाकर ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई मैं अपने अंगों को देख रहा हूँ, तो उस समय कैसे देखेंगे अंगों को? तो आपका जो एक ब्रेन का पार्ट है वो वहाँ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो ट्रेवल किसके थ्रू करेगा? नर्वस सिस्टम के। तो जब नर्वस सिस्टम के थ्रू करेगा तो यूज़ इट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। तो आपकी नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रही है। वरना याद रखिएगा, आपकी बॉडी की बीमारियों का आपको पता नहीं चल रहा है। आपकी बॉडी को ठीक करने, मान लेते हैं आपकी किडनी में इन्फेक्शन आ गया, ठीक है ना, मान लेते हैं आपकी किडनी इस समय ओके नहीं फील कर रही, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको जानी चाहिए थी? आपके माइंड को जानी चाहिए थी। माइंड से कैसे भेजेगा? वेगस नर्व से। और वेगस नर्व आपकी बर्बाद हुई पड़ी और माइंड को जानी रही। और ऐसे में कोई आदमी आएगा और आपको कोई 50,000 का सामान बेच के चला जाएगा, कोई 30,000 का सामान बेच के चला जाएगा, कोई आपको डायलिसिस बेचेगा। अब तो करानी पड़ेगी,
लेकिन याद रखिएगा, एक बार फिर अगर आप अपने वेगस नर्व को ठीक कर लें तो ये किडनी ठीक होने के लिए तैयार है, क्योंकि माइंड इसको अभी तक भी ठीक रखे हुए था। अगर माइंड ने मेरी 20 साल तक किडनी ठीक रखी है तो वो 21वें साल में क्यों कर रहा खराब? इसलिए खराब कर रहा कि अब कनेक्शन खत्म हो गया। दोनों भाइयों के बीच में प्यार क्यों था? 20 साल तक कनेक्शन बना हुआ था, एक की शादी होगी, कनेक्शन खराब कर दिया तीसरी ने आके। ठीक है ना, यही तो हो रहा है ना घरों में। या वो किसी और की सुनने लगा और वो कनेक्शन खत्म हो गया, घर बर्बाद हो गया। अब वो अलग मर रहा है, ये अलग मर रहा है, दोनों परेशान है। तो यहां पर माइंड परेशान है कि यार मैं अपनी किडनी के बगैर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये भी तो पार्ट इसी का ही है। और किडनी कह रही मैं मरा, तो यार यहां पर कौन पैसे ले जाता है आपके? कोई और। भाई वेगस नर्व को ठीक कर लो ना। पता है आपको, वेगस नर्व आपको एसएनएस से पीएनएस पे जाने के लिए, सॉरी पीएनएस से, हाँ एसएनएस से पीएनएस पे जाने के लिए, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट मोड से जाने के लिए, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जाने के लिए कौन हेल्प करता है? मान लेते हैं आपके अंदर अर्थक्वेक चल रहा है, तो क्या निकलेगा? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल निकलेगा तो क्या क्या? टेलोमेरेज खराब हो रहा है, तो आप तो बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। उस टाइम जितनी भी सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है वो तो सारी की सारी बीमार पैदा करने लग रहे हैं आप, जब आप कोर्टिसोल निकाल रहे हो। पता है आपको, जब आपके अंदर अर्थक्वेक चल रहा है विचारों का, पुरानी मेमोरी का, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो खुद इसमें परेशान है। इससे अगर आप, इसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट तो सभी जानते हैं। याद रखिएगा ये जरूरी भी है, अगर सचमुच में शेर सामने आ जाए तो ऐसे में एसएनएस होना जरूरी है। लेकिन बिना मतलब आपने शेर पाल रखे दिमाग के अंदर, तो याद रखिएगा ये जो पीएनएस है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली बना है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए। आपकी बॉडी कब लंबी उम्र जिएगी? जब वो रेस्ट करना जानती है। आप कहते हैं मैं तो रेस्ट करता हूं, आप रेस्ट करते हो पड़े हुए एक चारपाई पे 2 पैग लगा के, वो रेस्ट नहीं है, वह सिर्फ लेटे हुए की प्रक्रिया। रेस्ट आपका डीएनए रेस्ट कर रहा नहीं कर रहा उस टाइम। उसी टाइम आप डाइजेस्ट भी करते हैं चीजों को, इसीलिए पेट खराब हुए सबके पड़े हैं। रेस्ट है ना डाइजेस्ट है आपके पास, इसीलिए यहां कोई मैनिफेस्ट नहीं होता। तो 3 वर्ड है यहां, रेस्ट, डाइजेस्ट एंड मैनिफेस्ट, और ये यहां पर चल रहा है। तो याद रखिएगा, अर्थक्वेक से आपको शांत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेगस नर्व। क्योंकि माइंड एकदम से बॉडी को कह रहा है अब खतरा हट गया, तू शांत हो जा, पर वहां पर भी नहीं जा रही, और बॉडी अंदर से चीख रही है, उसकी इंफॉर्मेशन माइंड को नहीं जा रही। खुद समझिएगा कि एक प्लेन घूम रहा है ऊपर, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अब एटीसी को नहीं आ रही है, ट्रैफिक कंट्रोलर के पास है ही नहीं। बताइए वो क्या उसको सिग्नल दे? तो ये बेसिकली आपको करना है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ले लेते हैं। तो ये जब मैं कहता हूं टहल लो, मिरेस को ठीक करने के लिए अब तक 2 चीजें मैंने बता दी, अब तीसरी बात है वो क्या खाना है, व्हाट टू ईट। ये आप अपने नंबर 1 गट से पूछिए। मैं आपसे कहूं कि साहब ये दाल खाया करो, उससे तुम्हारा गट खराब हो रहा हो तो भैया वह खाना खाइए जिस पर आपके 2 लोगों का रिएक्शन ना हो। एक, आपका माइंड रिएक्ट ना करे, और दूसरा, आपका गट रिएक्ट ना करे। अगर आप में उसकी रिएक्शन नहीं हो रही है, वो खाना आपके लिए ठीक है। गेहूं की आपके पास रिएक्शन है, शुगर की आपके पास रिएक्शन है, मिर्च बेकार का जो फूड खा रहे हो उसकी आपको रिएक्शन है। आप कहेंगे ऐसे की रिएक्शन वाला फूड कौन सा है? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब 11:30 हो गए, अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। नंबर 1 बता देता हूँ, अभी मैं इस वर्कशॉप को पूरा करके इस वीडियो को बनाने के बाद अपनी किचन में जाऊँगा स्टूडियो की। वहाँ पर मेरे लिए एक एवोकेडो रखा है, वहाँ पर मेरे लिए एक केला रखा है, वहाँ पर मेरे लिए एक सेब रखा है, वहाँ पर मेरे पास मस्क मेलन के बीज हैं जिसमें सबसे बढ़िया प्रोटीन है, सत्तू है घर का बना हुआ, ठीक है ना, और घर का बना हुआ मेरा पीनट बटर है, क्योंकि मुझे पीनट की कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है जी। और थोड़ी सी डेट्स हैं, इन्हें मिलाऊंगा, घर करूंगा मिक्सर में और पीऊंगा। कब तक? 1 बजे तक, ठीक है ना। आराम से जब भी भूख लगेगी पीता रहूंगा। ये सेल्फ डाइजेस्टिव है, फैट बैली खत्म होगी, चेहरे पर जो भी है रंगत वंगत बढ़िया आएगी, दिमाग बढ़िया काम करेगा। 5, 7, 15, 20 पैराग्राफ और पढ़ दूंगा तब तक। 1 बजे मैं जो तैयार करूंगा, देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, उसमें मैं सबसे पहले स्प्राउट्स होंगे मेरे पास जो मैंने मंगा लिए हैं, ठीक है ना। उनको जीरे वीरे में तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कई बार स्वाद बदलने के लिए हल्का सा लगा सकते हैं। उस स्प्राउट में मैं आगे डालूंगा टमाटर काट के,
उसके बाद मैं डालूँगा उसमें बीट रूट के टुकड़े, बढ़िया सी सलाद बनेगी। उसके बाद में लाल शिमला मिर्च, उसके बाद येलो शिमला मिर्च, उसके बाद ब्रोकली, उसके बाद बेबी स्पिनच मंगाया हुआ है मैंने, उसके पत्ते, उसके बाद उसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से स्वाद के लिए 2-4 पिस्ते और काजू भी डाल दूंगा, अखरोट पूरा का पूरा डालूंगा। उसके बाद उसमें मैं पंपकिन सीड डालूंगा, सुबह ले लिया था मैंने मस्क में, ठीक है ना। उसके बाद उसमें मैं डालूंगा 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, ठीक है ना। थोड़ी सी मूंगफली की गिरी भी डालूंगा कच्ची, बगैर भुनी। क्लियर है। अब ये सारी चीज़ें, इसमें फ्लैक्स सीड रह गया, फ्लैक्स सीड डालूंगा। और अब ये मेरे लिए तैयार हो गया शाम के 5 बजे तक के लिए खाना। अब ये मेरा लंच, 2 बजे इसका लंच करूंगा बढ़िया तरीके से। और उसके बाद शाम को अगर भूख लगेगी तो फिर वही थोड़ा सा कोई भी फ्रूट ले लूँगा। मुझे तो लगता नहीं यार इसमें कोई गड़बड़ हो रही है या ये कोई बहुत महंगा है। ऐसा तो इतना तो सबको ही खाना चाहिए, इसमें महंगा कहाँ है, ठीक है ना। वैसे आप कहेंगे सर ये तो बहुत महंगा है, तो सस्ते वाला खा लो ग्लूटन, सस्ता पड़ रहा है ना। और वो कितना महंगा है फिर आपके लिए। आपका मूड ख़राब हो रहा, आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, आपको दवाई खानी पड़ रही है, आपको बढ़िया डिसीजन नहीं लेने पड़ रही, आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई, आपका सुबह सुबह शरीर जवाब दे रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ खाइएगा, ना माइंड गड़बड़ करे और ना गट गड़बड़। बताइए इसमें कौन सा माइंड को गड़बड़ करने की चीज़ है। अब आप कहेंगे मुझे स्वाद नहीं है। भाई स्वाद के लिए देख रहे क्या ये वीडियो? स्वाद के लिए सिर्फ इस जीभ पर हल्का सा कोई रेगमार लगा लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सैंड पेपर कहते हैं। ये स्वाद के जो है बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको स्वाद की ज़रूरत नहीं। बाय द वे मैंने जो बताया उसे खाकर देखना, उसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं अपने टाइम पर, ब्लूबेरी डाल सकते हैं अगर ला सकते हो, नहीं तो उसमें टुकड़े डाल सकते हैं उसके, क्या कहते हैं, एप्पल के और केले के भी, जो मैंने स्प्राउट बनाई दोपहर में भी बना। कितना भी डाल लो उसमें, तो जो सीजन के हैं, गाजर डाल लो ना उसमें, मूली डालो ना उसमें, शलजम डालो ना उसमें। फिर देखो अगर आपको कब्ज हो जाए और अगर आपको एसिडिटी हो जाए और अगर आपकी एनर्जी ये ना हो कि भाग दौड़ने को मन करे, क्योंकि आपने जीन्स ही बदल ली, अपनी जेनेटिक एक्सप्रेशन ही तो बदल लिया। और इसके बाद लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका माइंड एंड गट कनेक्शन। और माइंड एंड गट कनेक्शन के लिए गट को बेसिकली 2 चीज़ चाहिए। एक माइंड की कामनेस चाहिए, और दूसरा गट को गुड बैक्टीरिया चाहिए, जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं, प्रोबायोटिक। और इसको दूसरा चाहिए प्रीबियोटिक। अब ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। और जब आपके पास बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक और प्रीबियोटिक दोनों हो, तो आपकी बॉडी में पोस्टबायोटिक बनते हैं। और ये पोस्टबायोटिक बेसिकली, ध्यान से अब सुनना, ये पोस्टबायोटिक बेसिकली ये मैसेंजर क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यही पोस्टबायोटिक्स बेसिकली आपके ब्लड में जाकर हेल्पर का काम करते हैं, यही आपके फ्यूल बनते हैं, और यही आपके गाइड बनते हैं, ठीक है ना। और यही आपके ठीक है ना, मैं राइट, और यही बैलेंसर बनते हैं। एक वर्ड रह गया था। और याद रखिएगा, जितने भी आपके ब्लड के अंदर केमिकल्स हैं, जितने भी आपके ब्लड के अंदर केमिकल्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जो ये बनते हैं, जो आपके ऑर्गन्स को चलाते हैं, 1 लाख से ज़्यादा प्रक्रियाएं आपके शरीर में चलती हैं। 1 लाख केमिकल इक्वेशंस रिएक्शन आपकी बॉडी में चलती रहती हैं। इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं ठीक चली तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर ये केमिकल्स जो हैं बढ़िया काम नहीं कर रहे, और इनकी जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है, आपके गट बैक्टीरिया की, ठीक है ना। किताब का नाम है द क्योर्ड, पढ़ लीजिएगा। सारा काम किसका है, इनका है। मिसिंग माइक्रोब्स है दूसरी किताब, कि आपके पेट में माइक्रोब्स गायब हो गए हैं, बैक्टीरिया गायब हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास बढ़िया बैक्टीरिया हैं तो ये बढ़िया केमिकल्स रहेंगे, बढ़िया मैसेंजर, बढ़िया हेल्पर, बढ़िया फ्यूल रहेगा। और अगर यहाँ पर बैक्टीरिया ख़राब हो गए आपके, जिसको हम डिसबायोसिस कहते हैं, तो याद रखिएगा ये भी ख़राब हो गए। अब आपका सवाल है कि इनको कैसे ठीक करें। भाई मुझे तो देखो 2 साल हो गए ठीक करते करते, मैंने तो अपनी काफ़ी कुछ ठीक कर ली। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो मैंने अपनी कंपनी में लॉन्च किया है, अपने हाथ से बनवाया है। ये मैंने एक फाइबर बनवाया है जिसका नाम है फाइबर बूस्ट, और एक मैंने गट के बैक्टीरिया बनवाए हैं
जिसको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। एक पाउच इसमें से लो, 1 चम्मच इसमें से लो, पानी में सुबह डालो और पी लो। 2 महीने का कोर्स है मेरा पहले। उन 2 महीनों में आपके लिए जो माइंड की टेक्निक है, इसके साथ मैंने कहा ना, गट को ठीक करने के लिए पहली क्या चीज़ है, गट बैक्टीरिया, और दूसरी क्या चीज़ है, माइंड प्रोग्रामिंग। ये माइंड प्रोग्रामिंग मेरी तरफ से फ्री है आपके लिए। इसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, mindandgutwellness.com पर जाकर आप ये दोनों चीज़ खरीद लेना। और उसके बाद जब ये खरीद लोगे, अब मैं आपको टेलोमेरेस और टेलोमेर्स, इन दोनों को ठीक करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। उस टेक्निक को भी एंजॉय करिएगा जब तक आप मेरे साथ जुड़ रहे हो या मेरी टीम से बात कर रहे हो। अगर टीम से बात नहीं करी आपने, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ देता रहूँगा, ठीक है ना। तब तक एक विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज क्या करना है, क्योंकि जैसे आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने न्यूरॉन्स को, अपने माइंड को गाइड करते हैं कि वो बॉडी को गाइड करें। इमेजिन करिए कि आप छोटे से सूक्ष्म शरीर में चले गए हैं, आप सूक्ष्म बन गए हैं, और सूक्ष्म बनकर मानो आप लिटिल गणेशा या लिटिल भीम आप बन चुके हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे आप गहरे ट्रांस में जाते हुए, गहरी स्टेट में जाते हुए, इमेजिन करिए कि आप सेल के अंदर जा रहे हैं। एक एक सेल में अपनी छवि को देखिएगा, और अब आप धीरे धीरे जाइए कि सेल का दरवाज़ा खुल रहा है, वो आपको एक्सेप्ट कर रही है। अब आप जाइए कि वहाँ पर डीएनए है, आप डीएनए में एंटर कर चुके हैं। अब इमेजिन करिए कि वहाँ पर एक रस्सी, एक धागे की तरह क्रोमोसोम है, और इमेजिन करिए कि उसकी आपके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है, और उससे आप अपने इन टेलोमेरेस को मानो हील कर रहे हो, इनकी लंबाई को फिक्स कर रहे हो, उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हो। और इमेजिन करो कि जहाँ से वो कम टूट गए था, छोटा हो गया था, वो फिर बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, और वो पूरी अपनी ऑप्टिमम लेंथ में आ गया है। इमेजिन करो कि इसके ऊपर जो पैकिंग है उसका नाम है टेट्रा हाइमेना। इमेजिन करो कि आप टेट्रा हाइमेना जो इसकी पैकिंग है, अब उसको ब्लेस कर रहे हो। और इमेजिन करो कि इट इज़ ऑफरिंग यू द विशेष केमिकल, इसे हनी लाइक प्रोडक्ट देख लो कि हनी लाइक प्रोडक्ट में आप इमेजिन करिए कि आपके हनी लाइक प्रोडक्ट वहाँ पर आप रिलीज़ कर रहे हो, और जैसे ही वो रिलीज़ हो रहा है, आपके जो टेलोमेरेस हैं वो मानो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इसके साथ इतना करने के बाद इसे डीपली देखते रहिए एंड यू विल सी द मैजिक वेरी सून। अब रही बात और की कि आप अपने लंबी उम्र के जीन्स को, जो आपकी हेल्थ की जीन्स थी, उनको आप उसी तरह से इमेजिन करिए कि जो आपके पास जो जीन्स थी वो सो गई हैं, वो सोई हुई हैं, ठीक है ना। जो हेल्थ की जीन्स थी वो सोई हुई हैं, और जो आपकी बुढ़ापे की जीन्स थी मानो वो जाग रही है। इमेजिन करो कि आप धीरे से इसके पास जाते हो सूक्ष्म शरीर में, और इसको आप ब्लेस कर रहे हो, इससे आप बात कर रहे हो, और इमेजिन करिए जागना शुरू हो गई है और ये अपना काम शुरू कर रही है। आपकी पूरी बॉडी मानो सर से लेकर पैरों तक मानो वह पूरी तरह से हील हो रही है। नवीनीकरण देखिएगा। इमेजिन करिए कि आप रिवाइंड करते हुए इस समय में चले गए जब आप 20-25 साल के थे और यंग हो गए हैं। उससे ही वैसे ही जो बूढ़े करने वाली जीन्स थी, इमेजिन करिए कि वह पूरी तरह से टर्न ऑफ हो गई है, छोटी हो गई है और छोटी हो गई है, और वो बिल्कुल शांत पड़ी है। उसको शांत करिए, इसको एक्टिव करिए। इसके बाद आप अपने बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल को पकड़िए। बॉडी को हमेशा अच्छा खाना चाहिए, हल्का खाना खाइए, ठीक है ना। जब भी आप हल्का खाना खाते हैं और जितनी भूख है उससे कम खाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी अपने आप को हील करने का समय लेती है। इसके पास फूड है, और दूसरा एक्सरसाइज करिए, जो भी आप कर सकते हैं, योगा करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है ना। माइंड की बात है यहाँ पर, माइंड के साथ मैं ब्रेन भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। माइंड का हमेशा आपको क्रिएटिविटी चाहिए, और क्रिएटिविटी वो तभी देगा, और लर्निंग चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, लर्निंग के साथ साथ इसकी पेनफुल मेमोरी को हटाइए, ट्रॉमा को हटाइए, इससे वो मर रहा है, पास्ट के एब्यूज़ को हटाइए, अपने फोबियाज़ को हटाइए। याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको, ओसीडी को हटाइए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, फॉर्म आपको दिया है। उसके बाद आप हार्ट पर काम करिए। हार्ट के पास पैशन है। जब भी आप पैशन के साथ जिएंगे किसी काम में, तो आपकी उम्र लंबी होगी, क्योंकि याद रखिएगा पैशन में हमेशा एक चीज़ आती है, वो आता है लव। आप खुद को लव करने लगते हैं, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, जो पैशन से कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति आपका प्यार आता है। और ये पाया गया है कि ये जो लव है, बेसिकली ये वो केमिकल निकालता है जो टेलोमेरेस को
बढ़ाने में काम करता है, या वो उस जीन को एक्टिव कर देता है जो टेलोमेरेज को बढ़िया तरीके से बनाती है। तो अगले टेलोमेरेज को बनाने के लिए ऑलवेज फील इन लव, फॉल इन लव ऑल्सो, ठीक है ना। एंड एज फॉर स्पिरिचुअलिटी, यानी कि याद रखिएगा सोल को स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, बढ़िया रिलेशनशिप बनाइए, और उसके साथ एक पर्पज़ रखें अपनी लाइफ का। पर्पज़ रखें कि लंबी उम्र जीनी है तो क्यों जीनी है, और लंबी उम्र अगर जीनी है तो अपना भला करना है, सेल्फ का भला करना है, और जब सेल्फ का भला पूरा हो रहा हो तो लोगों का भला भी करना है। और जैसे ही आप इसको पूरा करेंगे आप लंबी उम्र को जीना शुरू कर देंगे, हील होना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा।